तो बेटा जी लास्ट जो अपना चैप्टर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग उसका सेकंड पार्ट है ये। और सेकंड पार्ट में अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है ना, लुईस बिंदु संरचना। तो इस लुईस बिंदु संरचना वैसे तो आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए 4 स्टेप आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है सभी भाग में लेने वाले परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि कोई भी एटम है उस एटम के जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आपको उसमें क्या करना होता है, शो करना होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कम वैद्युतऋणी परमाणु है उसको आपको क्या मानना है, केंद्रीय परमाणु मानना है, सेंट्रल एटम। यानी कि कोई भी कंपाउंड होता है उसमें सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो सबसे कम वैद्युतऋणी होता है। ठीक है ना। फिर थर्ड स्टेप में एकल आबंध द्वारा बाह्य परमाणुओं को जोड़े और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन से अष्टक पूर्ण करने के लिए लोन पेयर व्यवस्थित करें। वो अपने आप पता चल जाता है कि केंद्रीय परमाणु जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपन आबंध, एकल आबंध के द्वारा जो भी यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं। ठीक है ना। यदि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण न हो तो बहुआबंध बनाने का कष्ट करें एक प्रकार से। ठीक है। उसके बाद में आता है अपना आयनिक आबंध। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से अपने सेशन जो पढ़ा था लास्ट क्लास में वैसे ही ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आयनिक आबंध को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अपन स्थिर वैद्युताकर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। आयनिक आबंध का मतलब सिंपल सा दिख रहा है कि आयनों के मध्य होगा। आयन कौन बढ़ाता है, मेटल और नॉन मेटल बनाती है, यानी कि धातु और अधातु। और जो आयन बनाएगा यानी कि जो मेटल है वो धनायन बनाती है। ठीक है ना। तो जो धनायन होता है वो कौन बनाता है, जिसकी वैद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, और वैद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। तो सिंपल सा है कि या तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि आयनों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या धातु और अधातु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, या फिर उसको अपन बोल सकते हैं कि कम वैद्युत ऋणी परमाणु और अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु के बीच में लगने वाला बल। तो इस प्रकार से कई तरीके से इसकी अपन डेफिनेशन बता सकते हैं। तो सिंपल से है कि धनायन यानी कि कैटायन और ऋणायन यानी कि नाइन के बीच लगने वाले मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है, आयनिका बंध कहते हैं। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि जिस प्रकार से आपको ये पता है कि सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साजिश से बनता है, उसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि आयनिक आबंध है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से बनता है। जैसे ए और बी के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण स्थानांतरण कर दिया तो इनके बीच में जो आबंध बनेगा उसी को अपन नाम क्या देते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है। यानी कि ए और बी के बीच में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण अगर होगा तभी ही ये क्या फॉर्म होता है, आयनिक आबंध होता है। जैसे Na से Na प्लस बना, Cl से Cl माइनस बना, तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो भी आकर्षण बल होगा उसी को अपन नाम क्या देते हैं, आयनिक आबंध कहते हैं। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि आयनिक बंध बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सी है। तो सिंपल से है कि जिस परमाणु की न्यूनतम आयनन ऊर्जा हो, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि उच्च हो या उच्च जालक ऊर्जा हो, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आएगा कि आयनिक बंध बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कौन सी है। तो फर्स्ट आपको क्या बताना है कि जो मेटल होता है उसकी आयनन ऊर्जा निम्न होनी चाहिए, नॉन मेटल है उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि उच्च होनी चाहिए, और दोनों से धनायन और ऋणायन से धातु और अधातु से जो जालक बनेगा वो जालक ऊर्जा उसकी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना आता है औपचारिक आवेश। सिंपल से औपचारिक आवेश का मतलब है कि कोई भी यौगिक है उस यौगिक में सिंगल एटम पर इंडिविजुअल जो एटम है, विलगित जो परमाणु है उसके ऊपर जितना आवेश होता है, काल्पनिक जो आवेश है वही क्या कहलाता है, औपचारिक आवेश कहलाता है। सिंपल से कि बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी विशेष परमाणु पर, मतलब जो आइसोलेटेड होना चाहिए, कहने का मतलब एक प्रकार से इंडिविजुअल जो परमाणु है उस पर उपस्थित कल्पित आवेश को उसका क्या कहा जाता है, औपचारिक आवेश कहा जाता है। तो इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं औपचारिक आवेश को, तो फॉर्मल चार्ज यानी कि V माइनस एल माइनस हाफ एस। इसमें V का मतलब क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, L का मतलब क्या है, लोन पेयर की संख्या, और S का मतलब होता है आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एग्जाम में जैसे अब की बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ओजोन जो है उस पर औपचारिक आवेश क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ओजोन जो होता है उसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो सेंट्रल एटम है इसमें मध्य वाला जो है इसको
बताया गया कि ये +1 है और ये क्या है बेटा -1, और यहां पे कितना चार्ज है इसका 0। तो यानी कि ओजोन पर 3 ऑक्सीजन जो है वो तीनों ऑक्सीजन पर अलग अलग चार्ज है। औपचारिक आवेश की अगर अपन बात करें, कुल चार्ज अगर आपसे पूछे कि ओजोन पे कितना होता है तो 0 होता है, लेकिन अगर फॉर्मल चार्ज पूछे तो एक पे 0 होगा, एक पे +1 होगा और एक पे क्या होगा -1 होगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बोनेट में कार्बन पे क्या होगा 0 चार्ज होगा, औपचारिक आवेश। ठीक है, और अमोनियम जो है उसमें जो सेंट्रल एटम है उस पे अगर अपन बात करें तो इसका +1 होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन पे +1 है, न कि कंप्लीट पे। तो ठीक है, तो औपचारिक आवेश अगर आपसे पूछे ओजोन में कार्बोनेट में तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में आता है अबंध प्राचल, मेन कि एक प्रकार से बॉन्ड पैरामीटर को पढ़ना है। बॉन्ड पैरामीटर में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है आबंध लंबाई, फिर आता है आबंध कोण। तो याद रखना आबंध लंबाई का मतलब क्या है कि जैसे ये ए और बी है, इन दोनों के बीच में जो ये बंध लंबाई दिख रही है इसी को कह रहे हैं, यानी कि किसी अणु में दो आबंधित परमाणु के नाभिकों के बीच की साम्य अवस्था दूरी को क्या कहा जाता है, आबंध लंबाई कहा जाता है। जैसे ये ए परमाणु है, इसका ये कोष है, ये दूसरा परमाणु है। ठीक है ना, इस तरीके से इस नाभिक और इस नाभिक के बीच जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर होगा तभी इसी को अपन नाम क्या बोलते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो इसको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा बंध लंबाई भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे अगर अपन बात करें कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो बहुआबंध याद रख लेना। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आबंध लंबाई है, आबंध लंबाई वो बेटा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, साइज के। ठीक है, परमाणु आकार के। दूसरा आपको याद रखना है आबंध लंबाई है वो समानुपाती होता है किसके, आबंध लंबाई व्युत्क्रमानुपाती है बंध सामर्थ्य के, बंध सामर्थ्य। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि बहुआबंध के, बहुआबंध। बहुआबंध का मीन यह है कि जैसे जैसे आबंध बढ़ेगा बंध लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किस प्रकार से कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर ट्रिपल यानी कि बंध बढ़ रहे हैं, बंध की सामर्थ्य बढ़ रही है, तो इसका मीन कि बंध लंबाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, इसी प्रकार से जैसे आपको पूछ ले कि F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, तो अब इसमें आकार बढ़ रहा है, F और F के बीच की बंध लंबाई, Cl के बीच की, Br के बीच की और I के बीच की। तो इसमें देख सकते हो आप बंध लंबाई का क्रम आपसे पूछे तो जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है उसकी बंध लंबाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक प्रकार से घटती जाएगी। बंध लंबाई, आबंध लंबाई है वो साइज यानी कि परमाणु के साइज की, तो आबंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, एक प्रकार से आई के बीच में हो जाएगी। ठीक है ना, सबसे छोटा आकार है तो ये सीधा डायरेक्ट आप इस तरीके से साइज को इस तरीके से नहीं देखना कि साइज, जैसे अगर अपन बात करें यहां लिखा हुआ है आबंध, आबंध लंबाई, परमाणु आकार बढ़ने पर लंबाई बढ़ती है। ठीक है ना, परमाणु आकार जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये इसको आपको क्या कर लेना, इसमें समानुपाती। ठीक है ना, सिंपल से साइज बढ़ेगा तो लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे आई है, I2 के बीच में आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है तो लंबाई भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, बंध की सामर्थ्य जैसे बढ़ेगी तो बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बहुआबंध बढ़ेगा तो वैसे बंध लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद में आता है अपना आबंध कोण। ठीक है ना, केंद्रीय परमाणु के आसपास आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आबंध कोण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ये तीनों, वैसे तो सभी के अपन संकलन में पढ़ेंगे। तो जल में आबंध कोण है वो 104.5 डिग्री है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 104 डिग्री भी मिल सकता है या आपको 105 डिग्री भी मिल सकता है। अगर ऑप्शन में अगर ये है तो पहले आपको प्रायोरिटी इसको देनी है। अमोनिया की अगर अपन बात करें तो 160 डिग्री होता है, मेथेन की अगर अपन बात करें तो 109.5 डिग्री होता है, CO2 की बात करें तो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना,
इसके अलावा pH3 की बात करें तो इसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ बंद कोण है वो ध्यान में रख लेने। उसके बाद में आता है आबंध एंथैल्पी। तो सिंपल सा आबंध एंथैल्पी यानी कि आबंध जो जितनी ज्यादा सामर्थ्य होगी उसके एंथैल्पी उतनी ज्यादा हो जाएगी, तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच एक मोल आबंध को तोड़ने के लिए, जैसे ये ए और बी है, इनके बीच में इस आबंध को तोड़ना है, इस तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए बेटा वही क्या कहलाती है, आपकी आबंध एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है ना। इसको डेल एच से प्रदर्शित करते हैं। बहु परमाणु अणुओं में हम हमेशा औसत आबंध लंबाई की गणना करते हैं। आबंध मजबूती जो है वो आबंध एंथैल्पी के समानुपाती होता है और लंबाई के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। सिंपल से जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो उसके आबंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। लुईस सिद्धांत के अनुसार अणु में किन्हीं दो परमाणुओं के बीच उपस्थित कुल सहसंयोजी आबंधों की संख्या को क्या कहा जाता है, आबंध कोटि कहते हैं, ठीक है ना। H2 जैसे सिंपल से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक है, तो इसका मतलब उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक होगा। O2 में जितने बॉन्ड है वही उसकी बॉन्ड ऑर्डर होता है। नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 है, तो इसलिए 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो लुईस सिद्धांत यही कहता है कि दो परमाणुओं के बीच में जो बंध है, बंधों की संख्या है, वही एक प्रकार से क्या कहलाती है, आबंध कोटि कहलाती है। फिर आता है अनुनादी संरचना। सिंपल से अनुनाद रेजोनेंस अपन क्या करते हैं कि कोई भी यौगिक है, उस यौगिक को अगर एक संरचना से अगर अपन क्या नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते, तो उसके एक से ज्यादा संरचनाएं बनाते हैं, और एक से ज्यादा संरचना उन्हीं को क्या बोला जाता है, अनुनादी संरचना। और उन्हें अनुनादी संरचना को कैनोनिकल संरचना भी कहा जाता है, ठीक है ना। और उस अनुनादी संरचना में आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुनादी संरचना बनाने की ये जो घटना है उसी को अपन नाम क्या बोलते हैं, अनुनाद कहते हैं। तो जब किसी अणु को केवल एक लुईस संरचना द्वारा पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता, उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, तब उस अणु के लिए एक से अधिक वैध संरचनाएं लिखी जाती है, उन्हीं को अपन नाम क्या देते हैं, अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं उनको, अनुनादी संरचना, या फिर क्या कहा जाता है बेटा, कैनोनिकल संरचना, ठीक है ना, कैनोनिकल संरचना। इन सभी संरचनाओं का एक वास्तविक औसत रूप अस्तित्व में आता है, जिसे क्या कहा जाता है, अनुनाद संकर कहते हैं। और इस घटना का नाम क्या होता है, अनुनाद कहा जाता है, ठीक है ना। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, अनुनाद कहते हैं। सिंपल से कि इस अनुनादी संरचनाओं में जितनी अनुनादी संरचनाएं होती है उसमें कभी भी परमाणु की स्थिति जो है, संख्या है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, संख्या है, उसमें परिवर्तन नहीं आता एक प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे उदाहरण ओजोन है, ओजोन में अपन दो तरीके से उसको बना सकते हैं, जैसे बेंजीन है। तो याद रखना बेंजीन के लिए आपको यह ध्यान में रखना है कि इसमें आपको 1.34 1.39 इसकी बेंजीन जो है अनुनाद के कारण ही जो बंध लंबाई है वो इतनी रहती है, ठीक है ना। ये सब अपन ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। उसके बाद में आता है आबंध की ध्रुवता। सिंपल से अगर कोई भी दो परमाणु है उनके बीच अगर वैद्युत ऋणता में अंतर 0 है तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। और जिसमें वैद्युत ऋणता में अंतर अगर ज्यादा है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। तो सिंपल से जो समान परमाणु होते हैं, अध्रुवीय आबंध कब होगा, जब समान वैद्युत ऋणी वाले सम परमाणुओं के बीच में साझा होता है, तो साझा इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बिल्कुल मध्य में स्थित रहता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें अपन हाइड्रोजन की, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की। तो जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे पूछे कि ये ध्रुवीय है या अध्रुवीय है, तो सिंपल से दोनों की वैद्युत ऋणता का मान कितना है, 2.1 है। और इनका अगर अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अध्रुवीय हो जाएगा। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि जब समान परमाणु होंगे, जैसे H2, O2, F2, Cl2, Br2, I2, इसके अलावा S8, S4, ये सभी जो है वो अध्रुवीय होते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय में क्या होगा, जब भिन्न भिन्न वैद्युत ऋणी परमाणु के बीच आबंध बनता है तो साझा इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु की तरफ खिसक जाता है। जैसे HCl है, अगर अपन बात करेंगे इसके H की कितनी होती है वैद्युत ऋणता 2.1 और इसकी कितनी होती है लगभग 3। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर जाएंगे बेटा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन Cl की ओर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है। अब जिस पे जाएंगे उस पे तो क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और उस पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। तो सिंपल से कि वैद्युत ऋणता में अंतर के कारण उसमें
क्या आ जाता है, ध्रुवणता पैदा हो जाती है, इसलिए अपन कहते हैं कि ये ध्रुवीय आबंध होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा द्विध्रुव आगुण, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। द्विध्रुव आगुण है वो क्या होता है, तो ध्रुवीय आबंधों के ध्रुवण की सीमा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, द्विध्रुव आगुण का। इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आवेश इंटू पृथक्करण की दूरी। याद रख लेना ये एक सदिश राशि है, क्योंकि ये क्या बताता है, दिशा, और इसकी दिशा कहां से कहां होती है बेटा, कम वैद्युतऋणी परमाणु से अधिक वैद्युतऋणी परमाणु, जैसे ये HCl है। अब आपको पता है कि इसमें ये 2.1 है और इसकी 3 है, तो ये वैद्युतऋणता ज्यादा किसकी हुई, Cl की, तो कम वैद्युतऋणी परमाणु से अधिक वैद्युतऋणी परमाणु की ओर होता है, तो इसकी दिशा इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसको तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, तीर से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो तीर से व्यक्त किया जाता है, और तीर से ये होता है कम वैद्युतऋणी और ये किसकी ओर होता है, अधिक वैद्युतऋणी की ओर होता है। ठीक है, और इसकी मुख्य इकाई जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डिबाई। डिबाई में व्यक्त करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विध्रुव आगुण की इकाई क्या होती है, तो डिबाई होती है। ठीक है, अब ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि NH3 और NF3 की तुलना पूछ लेते हैं कि NH3 का द्विध्रुव आगुण NF3 से अधिक होता है, इसका कारण क्या है। अब NF3 से अधिक है किसका, NH3 का, ये याद रखना आपको। कारण क्या है कि NH3 में नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का आगुण NH आबंध के आगुण की एक ही दिशा में जुड़ते हैं, जबकि NF3 में विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को आंशिक रूप से निरस्त कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपको पता है कि अगर अपन CO2 की बात करें, तो CO2 में C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, रेखीय स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि इसमें वैद्युतऋणता, जैसे इसकी कार्बन की कितनी होती है बेटा, 2.5 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3.5 होती है। अभी बताया आपको कि इसमें जो दिशा होती है द्विध्रुव आगुण की, वो कम वैद्युतऋणी से अधिक वैद्युतऋणी की ओर होती है। तो ये कम वैद्युतऋणी है और ये अधिक वैद्युतऋणी है, इसमें भी इधर से इधर। तो आप देख सकते हैं एक डायरेक्शन तो आपको इस साइड, एक डायरेक्शन इस साइड, तो एक दूसरे की क्या है, ये विपरीत है, और एक दूसरे के विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है, और ये क्या हो जाता है, अध्रुवीय। क्या हो जाता है, ये अध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, और अध्रुवीय होगा कब, जब न्यू की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन बात करें CCl4 की, तो CCl4 की स्ट्रक्चर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं अपन, इस तरीके से। अब आपको पता है कि Cl ज्यादा होता है, C कम होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब इसमें आप देख सकते हो एक डायरेक्शन ऊपर, अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है वो नीचे की ओर आता है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करेंगे तो न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। तो सिंपल से ये दिशा पर निर्भर करता है, और कम वैद्युतऋणी से अधिक वैद्युतऋणी की ओर इसकी दिशा होती है, जिसका न्यू की वैल्यू 0 होती है, वो अध्रुवीय होता है, और न्यू नॉट इक्वल अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फाजान्स का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाजान्स का नियम क्या कहता है, ये किस लिए दिया गया, कि फाजान्स नियम इसलिए दिया गया बेटा कि कोई भी यौगिक है वो 100% क्या नहीं होता, आयनिक नहीं होता, और नहीं वो क्या होता है, सहसंयोजक होता है। तो किसी भी आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण कितने हैं, या सहसंयोजक यौगिक में कितने आयनिक गुण हैं, इन दोनों को प्रदर्शित करने के लिए क्या दिया गया, फाजान्स का नियम दिया गया। ठीक है, कि कोई भी आयनिक यौगिक 100% आयोनिक नहीं होता, इसमें कुछ सहसंयोजी लक्षण भी होते हैं, और फाजान्स का नियम आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण की व्याख्या करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाजान्स का नियम आयनिक यौगिकों में कितने प्रतिशत सहसंयोजक लक्षण है उसकी कैलकुलेट करने के लिए दिया गया। और इसमें आपको याद रखना है, फाजान्स नियम ये कहता है कि कोई भी धनात्मक जो परमाणु है वो ऋणात्मक परमाणु को, क्योंकि आपको पता है कि ये ऋणात्मक परमाणु, ये धनात्मक है छोटा होगा और ऋणात्मक है तो बड़ा होगा, तो सिंपल से है कि धनात्मक परमाणु द्वारा ऋणात्मक परमाणु को क्या किया जाता है, ध्रुवित किया जाता है। क्या किया जाता है, ध्रुवित। और ध्रुवित जितना होगा, पोलराइजेशन जितना होगा, उसमें सहसंयोजक लक्षण उतने ही क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो याद रखना, सहसंयोजी लक्षण बढ़ाने वाले प्रमुख नियम क्या है कि किसी भी आयनिक यौगिक में कितने प्रतिशत सहसंयोजक होंगे,
कब ज्यादा होंगे कब कम होंगे वो डिपेंड किस पे करता है, इन 3 पॉइंट पे। पहला, धनायन का छोटा आकार, धनायन छोटा होना चाहिए। जिस किसी भी यौगिक में धनायन का आकार छोटा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर है ऋणायन का बड़ा आकार, धनायन छोटा ऋणायन बड़ा, और फिर उच्च आवेश, चाहे धनायन का हो या ऋणायन का हो, सिंपल से। तो याद रख लेना, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन और उच्च आवेश, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन और उच्च आवेश, छोटा धनायन बड़ा ऋणायन उच्च आवेश अगर रहेगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा मतलब ध्रुवणता ज्यादा होगी, तो सहसंयोजक लक्षण भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो सिंपल से कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने यानी कि ध्रुवण क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। ऋणायन का आकार जितना बड़ा होगा उसका ध्रुवण उतना ही आसानी से किया जाएगा, और धनायन और ऋणायन प्रवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी तो सहसंयोजक लक्षण उतने ही क्या हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि आपके पास एक तो NaCl है, एक आपके पास KCl है, आप दोनों में से किस में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि NaCl और KCl में Cl तो सेम है। अब बात आती है Na+ की और K+ की, तो आपको पता है कि Na+ जो है वो छोटा है और K+ है वो बड़ा है। तो छोटा धनायन जिसमें ज्यादा होगा तो ध्रुवणता ज्यादा होगी, ध्रुवणता ज्यादा होगी तो इसका सहसंयोजक लक्षण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपल से छोटा धनायन बड़ा ऋणायन होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है वेसेपर सिद्धांत। वेसेपर सिद्धांत का पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बताता है कि किसी अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे अगर अपन बात करें H2 है, NH3 है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी आकृति क्या होगी, तो सिंपल से कि इन यौगिकों के जो केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु पर कितने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, चाहे वो अबंधी हो या एकांकी हो यानी कि बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर हो, उस पर डिपेंड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणात्मक आवेशित होने के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और त्रिविम में ऐसी दूरी पर व्यवस्थित होते हैं जहां प्रतिकर्षण क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। ये वेसेपर सिद्धांत कहता है। सिंपल शब्दों में अगर अपन बात करें बेटा, तो कोई भी यौगिक है उस यौगिक की आकृति किस प्रकार से निर्भर करेगी कि उसने कितने बॉन्ड पेयर है, उसमें कितने लोन पेयर है। अब आपको पता है कि बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो अब वो इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनमें प्रतिकर्षण कम से कम हो, और जहां पे भी वो व्यवस्थित हो गए वही उसकी क्या हो जाएगी, आकृति हो जाएगी। अब प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा किस किस में होता है, लोन पेयर के। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है ना, कि सबसे वेसेपर सिद्धांत के अनुसार लोन पेयर में और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में किस प्रकार का क्रम होता है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इस असमान प्रतिकर्षण के कारण ही एकांकी युग्म की उपस्थिति अणुओं के नियमित कोण में बदल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें अणुओं की आकृति और ज्यामिति किस प्रकार से होती है, तो ये अपन संकरण में पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। संयोजी बॉन्ड सिद्धांत, ठीक है ना, संयोजी आबंध सिद्धांत यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किस पे डिपेंड है ये, क्वांटम यांत्रिकी पे। किसने दिया ये, हिटलर और लंदन ने दिया। बाद में किसने प्रतिपादित किया, पॉलिंग ने प्रतिपादित किया, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि सहसंयोजी आबंध का निर्माण दो परमाणुओं के विपरीत चक्रण वाले अर्धपूर्ण संयोजी कक्षकों के आपस में अतिव्यापन से होता है। जब भी दो परमाणु के जो कक्षक होते हैं वो अगर आपस में अतिव्यापन करते हैं तो तभी उसमें आबंध का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है, कक्षकों में अतिव्यापन की सीमा जितनी अधिक सघन होगी बनने वाला सहसंयोजक आबंध उतना ही क्या होगा, अधिक मजबूत और स्थिर होगा। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, परमाणु कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। यही कारण है कि सहसंयोजी आबंध में क्या पाया जाता है, दिशात्मक गुण। तो सिंपल है, सहसंयोजी आबंध दिशात्मक होता है, आयनिक आबंध दिशात्मक नहीं होता। अब आप बोलोगे सर ये दिशात्मक क्यों है, तो दिशात्मक का मीन ये है कि जो अतिव्यापन होता है वो कक्षकों के मध्य होता है, और कक्षकों में क्या पाया जाता है, दिशात्मक गुण पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में अतिव्यापन
दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है पार्श्व और एक क्या होता है, शीर्ष अतिव्यापन। क्या होता है, शीर्ष अतिव्यापन, ठीक है ना, हेड टू हेड और आपका साइड। कैसे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे अतिव्यापन है, इस अतिव्यापन में आपको दो प्रकार का बताया, ठीक है ना, इसको कह सकते हैं एंड टू एंड, या फिर इसको बोल सकते हैं हेड टू हेड, ठीक है, या दूसरा जो है वो है साइड ओवरलैपिंग, ठीक है ना, साइड अतिव्यापन, यानी कि शीर्षस्थ अतिव्यापन, और एक क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि शीर्षस्थ अतिव्यापन किस में होता है, पार्श्व किस में होता है, तो सिंपल सा है कि अगर एस एस अतिव्यापन हो, पी पी अतिव्यापन हो, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और इसके अलावा एस के साथ, अब ये जो अतिव्यापन है उसमें अक्ष कौन सी होनी चाहिए, एक्स ही होनी चाहिए, इसमें वाई होनी चाहिए और इसमें जेड होनी चाहिए। एस के साथ पी एक्स हो, एस के साथ पी वाई हो, एस के साथ पी जेड हो, एस के साथ पी जेड हो, ठीक है। इनमें सभी में कौन सा अतिव्यापन होता है, शीर्षस्थ अतिव्यापन होता है। दूसरा पार्श्व अतिव्यापन किस में होता है बेटा, पार्श्व अतिव्यापन याद रखना, पी एक्स के बीच में हो सकता है, पी वाई के बीच में हो सकता है, पी जेड के बीच में हो सकता है, लेकिन याद रखना अक्ष इसमें कौन सी होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए वाई या जेड, इसमें बेटा एक्स और जेड, इसमें बेटा एक्स और वाई, अगर होगी तभी यह पार्श्व अतिव्यापन होता है। याद रखना इसमें पार्श्व अतिव्यापन और इससे बंध का निर्माण होता है, और बंध याद रखना एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। सिग्मा आबंध किससे बनता है, यह आबंध परमाणु कक्षकों के अंतर्नाभीय अक्ष पर अक्षीय या सिरों के अतिव्यापन से बनता है, यानी कि जो अतिव्यापन सिरों एक्स टू एक्स, एंड टू एंड या हेड टू हेड होगा तभी यह सिग्मा का निर्माण होगा। पाई का निर्माण किससे होता है बेटा, पार्श्विक अतिव्यापन से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या कि एक अत्यंत प्रबल बंध है, और ये एक क्या होता है, सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। इसमें आबंध अक्ष के प्रति मुक्त घूर्णन हो सकता है, लेकिन इसमें मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, ठीक है ना, प्रतिबंधित होता है। तो सिग्मा और पाई आबंध जो है वो सिग्मा आबंध मजबूत होता है, पाई आबंध दुर्बल होता है। सिग्मा आबंध का निर्माण आपके शीर्षस्थ अतिव्यापन से होता है, हेड टू हेड अतिव्यापन से होता है, जबकि पाई आबंध का निर्माण बेटा पार्श्विक अतिव्यापन से होता है, साइड ओवरलैपिंग से होता है। याद रखना ये एक प्रकार से स्वतंत्र होता है, बिना पाई के निर्माण भी हो सकता है, लेकिन ये पाई बिना सिग्मा के संभव, बिना सिग्मा के क्या नहीं है, संभव नहीं है ये, ठीक है ना, संभव नहीं है। कब, कौन सा, पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का निर्माण तभी होगा जब सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, अदरवाइज इसका निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए लगभग 80 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए तभी ये टूटता है। बंध सामर्थ्य ज्यादा होती है, प्रबल बंध है तो इसकी सामर्थ्य भी क्या होती है, एक प्रकार से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है। तो बाकी इससे रिलेटेड जो संकरण वाला टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, उसके लिए अलग से अपन क्लास लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम में आता है। तो बाकी अगला जो नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। थैंक यू।